अपने प्रोग्राम को आगाज करते हैं हमेशा की तरह कुछ अपडेट्स के साथ और कुछ नई बातों के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस जो अनाउंस किए हैं होम ऑफिस ने अपनी वेबसाइट पे, हमेशा अप्रैल में आपको पता है एक्सपेक्टेड होता है कि बहुत सारी चेंजेस आनी हैं। जो चेंजेस इससे तो उन्होंने अनाउंस कर दी हैं कि जो डेफिनेटली इन इफेक्ट आ रही हैं 6 अप्रैल से, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पीएसडब्ल्यू खत्म करने वाली बात है। आई एम श्योर बहुत सारे लोग पहले से जानते होंगे कि पीएसडब्ल्यू को खत्म किया जा रहा है और पीएसडब्ल्यू की रिप्लेसमेंट में जो स्कीम लेकर आ रहे हैं वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वो काफ़ी सारे लोगों को हेल्पफुल रहेगा। पीएसडब्ल्यू जैसा कि आप जानते हैं अभी उसका मकसद क्या था। पीएसडब्ल्यू में था कि आपने अपने स्टूडेंट वीजा के ऊपर रहते हुए आपने एक डिग्री कंप्लीट की, उस डिग्री की बेस पे आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा दिया जाता था, जिसका मतलब यह था कि आपको 2 साल के लिए अलाउड था कि आप कहीं पे भी कोई भी काम कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आप काम कर रहे हैं। उसके बाद जितनी देर तक तो टीयर 1 जनरल चल रहा था, आप टीयर 1 जनरल में जाके प्रोसीड कर सकते थे। जितनी देर जब उन्होंने उसको बंद कर दिया तो फिर था कि अगर आपने 6 महीने से ज़्यादा किसी एम्प्लॉयर के लिए काम किया तो फिर आप टीयर 2 में भी जा सकते हैं, या अगर वैसे भी आप टीयर 2 में जाना चाहें तो आप स्विच कर सकते हैं। सो ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी लोगों की, उसके अंदर पीएसडब्ल्यू की जो रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रखी गई थी वो ये कि डिग्री आपकी लास्ट 12 मंथ्स में हो, आपने जो कोर्स किया वो आपका रिकग्नाइज्ड कोर्स होना चाहिए, रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, और जिस टाइम में आपने वो कोर्स किया उस टाइम के दौरान जो आपका स्टूडेंट वीजा था वो पूरे का पूरा वैलिड था उस सारे टाइम के लिए। सो अगर आपने इन कंडीशंस को पूरा कर लिया तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिल जाता था। अब इसको खत्म करके जो नई चीज इंट्रोड्यूस की जा रही है उसमें यह है कि अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री कंप्लीट की और वो डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपके पास एक जॉब ऑफर मौजूद है, स्किल्ड जॉब ऑफर। अब ये सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, यूनिवर्सिटी, डिग्री, स्किल्ड जॉब ऑफर, और जॉब ऑफर मिनिमम 20,000 पाउंड्स की होनी चाहिए, प्लस उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा चीज उन्होंने डाली वो ये कि इट शुड बी फ्रॉम अ रेनाउंड एम्प्लॉयर accredited by the home office by the UKBA। अब बाकी सारी बात तो चलो समझ आती है, 20,000 आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आपने यूनिवर्सिटी से किया हो, सिर्फ हल्का फुल्का कोई कॉलेज ना हो, आपकी प्रॉपर डिग्री हो, ये सारी बातें समझ आती हैं। लेकिन ये जो आखिर में बात आती है ना, accredited by the UKBA, ये नहीं समझ आती। अब वो ये कहते हैं कि आपका ये जो एम्प्लॉयर हो वो एम्प्लॉयर एक तो रिनाउंड एम्प्लॉयर होना चाहिए, यानी मशहूर है, जमाना जाना माना एम्प्लॉयर होना चाहिए, और वो भी एक्रेडिटेड हो यूकेबीए की तरफ से, यानी कि उन्होंने उसको कंफर्म किया हो कि ये एम्प्लॉयर ठीक है, इसकी बेस पे हम आपको ये चीज देने को तैयार है। मुझे काफी अजीब लगा जब मैंने ये आखिरी पार्ट इसमें देखा, कि बाकी चीजें तो चलें आप एक्सपेक्ट करते हो, यूकेबीए की तरफ से सारी रिक्वायरमेंट्स आती रहती हैं और वो उसको मुश्किल से मुश्किल बनाते हैं, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट जो थी ये एक्रेडिटेड करने वाली, किस तरह से किस किस को क्रेडिट करेंगे, रिनाउंड का क्या मतलब होता है, अब जिस तरह हम प्रैक्टिस में चलेंगे, एप्लीकेशंस करनी शुरू करेंगे, तब जाके पता चलेगा इसमें क्या क्या चेंजेस आ रही है और क्या क्या चीजें होंगी। आपने शायद ये भी सुना होगा कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस का सिस्टम शुरू किया जा रहा है, अब पहले होता था कि जो हम रिप्रेजेंटेटिव्स थे हम अपने बंदा भेज सकते थे, सोलिसिटर्स को इजाजत थी कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज के एप्लीकेशन सॉर्ट आउट करवा सकते थे विंडो पे जाके। अब उसको खत्म कर दिया जा रहा है, हमें ईमेल आ गई आराम से कि जी ये सारा कुछ अब खत्म कर दिया जाएगा और ऑनलाइन एप्लीकेशंस की फैसिलिटी दी जाएगी, जिसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन जो आप क्लाइंट्स के लिए आके एप्लीकेशंस करते थे वो अब नहीं कर सकते। सो उस चीज को भी खत्म किया जा रहा है। उसके अलावा एक नई ग्रेजुएट रूट बनाई जा रही है, ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर रूट, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी 1000 प्लेसेस अवेलेबल होंगी एक पहले साल में, और इसके अंदर जो खास कंडीशंस रखी जाएंगी, वो कंडीशन तो खैर बाद में आती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन उसमें ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको रेफर किया जाता है। सो उसके अंदर तो ऑब्वियस बात ये बनती है कि जनरल पब्लिक के लिए वो चीज ओपन नहीं होगी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी है जहां से आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, उस एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अगर यूनिवर्सिटी में से आपको एक रेफरेंस मिलता है, स्पॉन्सरशिप मिलती है, या एक वो बैकिंग मिलती है, तो फिर जाके ये चीज आपके लिए अवेलेबल हो सकती है।
अगेन डिटेल्स जब इसके ऊपर आएंगी ज्यादा तो फिर हम उसमें देखेंगे क्या चीजें की जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल ये वाली जो बात है कि यूनिवर्सिटीज की तरफ से ये आपको अलाउड होगा कि अगर वो आपको ओके करते हैं तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर स्कीम के अंदर वीजा मिल जाएगा, तो फिर ही आप उसमें चल सकते हैं। उसमें उन्होंने अपना जो अमाउंट है उसको भी बहुत कम कर देना है या खत्म कर देना है। सो जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी वी विल लुक एट इट जब ये इसको अनाउंस किया जाएगा सही तरीके से। जो क्वेश्चन मार्क जिसको मैं इंतजार में था, जिसका कि हमें पता चलना चाहिए था और जो मैं सोचता हूं कि उन्होंने अभी तक बताया नहीं, वो था जो स्पाउस वीजा है। अभी मैंने कुछ अर्से पहले भी अनाउंस किया था प्रोग्राम के अंदर भी, और वैसे भी आप सुनते होंगे हर जगह से और देखते होंगे कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ाते जा रहे हैं, ये टफ से टफ करते जा रहे हैं फॉर स्पाउस वीजास। अभी उन्होंने लास्ट जो कंसल्टेशन किया था जो नवंबर दिसंबर में चल रहा था, उसके अंदर ये चीज थी कि जो स्पाउस वीजा को अगर आपने किसी को स्पॉन्सर करना है, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर करना है, आप खुद ब्रिटिश हैं और उन्होंने कहीं और से आना है, तो आपको ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि आपकी एक मिनिमम लेवल इनकम का है। अब वो मिनिमम लेवल क्या है, वो उन्होंने कहा कि जी कुड बी एनीवेयर बिटवीन 17,000-18,000 टू 25,000-26,000 पाउंड्स। अब वो एनीवेयर तो नहीं, खैर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इन दोनों में से कोई एक अमाउंट होगा। अब वो जो भी अमाउंट होगा वो उन्होंने अभी अनाउंस नहीं किया। सो जो इसमें चीज समझ आती है वो यही आती है कि जो वो चीज करना चाह रहे हैं वो ये कि बिल्कुल आखिर में जाके शॉर्ट नोटिस के ऊपर इसको अनाउंस करेंगे, और वो ताकि इतना टाइम ही ना मिले लोगों को कि वो और एप्लीकेशन कर सके। मेरा मशवरा ये है कि अगर कोई इस सिचुएशन में है जो अपनी एप्लीकेशन करना चाहते हैं कि उनको स्पाउस वीजा लेना है या किसी के लिए अप्लाई करना है या किसी को स्पॉन्सर करना है, जितनी जल्दी कर सकें कर लें। कल को रूल्स में चेंजेस आएंगी, हो सकता है 2 साल से बढ़ा के स्पाउस वीजा का टाइम 5 साल कर दिया जाए, हो सकता है अभी क्योंकि कोई मिनिमम लेवल नहीं है, सिर्फ आपने दिखाना होता है कि जो बेनिफिट्स का लेवल है वही आपका लेवल बनता है और आप अपने आप को कंफर्टेबली लुक आफ्टर कर सकते हैं और अकोमोडेटर मेंटेन कर सकते हैं। कल को अगर वो आपका एक इनकम थ्रेशोल्ड डाल दिया जाता है, एक अमाउंट डाल दिया जाता है कि जी ये अमाउंट होगा तो आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते तो और मुश्किल होगी। हालांकि आज मेरे लफ्ज याद रखें, ये मैं अभी कह रहा हूं और आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि आगे भी जाके ये चीज रहेगी। वो ये है कि अगर ये लॉज कुछ सख्त बनाते हैं, ये जो इनकम क्राइटेरिया रखेंगे, ये सारा कुछ करेंगे, वो सब कुछ फिर भी ह्यूमन राइट्स लॉ के खिलाफ जाएगा। क्योंकि जो लोग उस इनकम लेवल पे नहीं आते, क्या उनकी फैमिली लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती? इस चीज को आई एम श्योर चैलेंज करने के लिए बहुत सारे केसेस आएंगे और हम कोर्ट्स में जाएंगे, और जिस तरह अभी बाकी सारे केसेस चल रहे हैं उसी तरह से इसका भी केस का रास्ता चलेगा। और जिस तरह पहले कई चीजों को खत्म कर दिया गया, जिस तरह आपको याद ही होगा 18 साल से कम 21 से कम जो स्पॉन्सर नहीं कर सकते थे अपने स्पाउस को, फोर्स मैरिजेस की वजह से जो उन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी, अब उसको चैलेंज किया गया कोर्ट में और उसको खत्म कर दिया गया। उससे पहले जो शादी की बात थी कि जी आप शादी नहीं कर सकते होम ऑफिस से इजाजत लिए बगैर, उसको कोर्ट ने खत्म किया। अब ये चीज जो आ रही है, जो इनकम का एक थ्रेशोल्ड बना रहे हैं, वो भी मुझे लगता है कि ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर कोर्ट का कोई ना कोई अच्छा फैसला आएगा और फिर कुछ अर्से बाद इसको भी खत्म किया जाएगा। लेकिन जितनी देर भी इसको खत्म नहीं किया जाता उतनी देर आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि दैट इज द लॉ। सो अभी हम देखते हैं जिस तरह कोई और चीजें आएंगी, जिस तरह कोई क्वेरीज उठेंगी और कोई नई चीजें आएंगी, मैं आपके साथ हमेशा की तरह डिस्कस करता रहूंगा। हमेशा की तरह आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। बहुत सारे अच्छे अल्फाज सुनने को मिलते हैं। अभी लास्ट वीकेंड मैनचेस्टर में गुजारा, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, बहुत शुक्रिया आपका आने का। मैनचेस्टर तो मेरा ख्याल है हमारा एक रेगुलर हब बन गया है, जब भी मैं जाता हूं तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है। अगले 2 हफ्ते में इंशाल्लाह हम फिर प्लान कर रहे हैं, मैं अगले शो पे अनाउंस करूंगा कि मैं उसके बाद कहां जा रहा हूं, क्योंकि एक हफ्ता घर पे गुजारना जरूरी होता है। एनीवे, अब अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जी वैसे साहब, मेरे 2 छोटे-छोटे से सवाल हैं कि नंबर 1 तो ये है कि मेरे पास अभी लॉन्ग रेजिडेंसी पे मुझे इंडेफिनेट लीव मिली है। ठीक। तो मैंने उस बेसिस पे अपनी वाइफ का जो है वो स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया था, तो वो उसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट और वो सारी चीज़ें थी, तो वो सब पूरा करके भेजा, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई आपके जो सर्टिफिकेट हैं ये इसको क्राइटेरिया को मैच नहीं करते। अच्छा। तो मेरी वाइफ ने जो है वो सिटी एंड गिल्ड से किया था, जो कि यूकेबीए की अप्रूव्ड लिस्ट पे उनकी अवार्डिंग बॉडी है, सिटी एंड गिल्ड भी है। ठीक है। तो अभी मैं दोबारा जो है वो अपॉइंटमेंट ली है, आई एम गोइंग फॉर अ प्रीमियम सर्विस ऑन विंडो। ठीक है। तो उसमें ज़ाहिर एप्लीकेशन फॉर्म तो दोबारा से फिल करना पड़ेगा, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ है तो लिखें रीज़न, तो कवरिंग लेटर वगैरह लगाएं। ठीक है। तो एक तो ये थोड़ा सा बता दें कि क्या उसमें मेंशन करना चाहिए। दूसरे नंबर पे ये कि उनके पास वैलिड लीव तो है अंटिल अक्टूबर दिस ईयर, ठीक। जो टियर 4 पे थी उनके पास पहली लीव।
ठीक। आया वो उस लीव पे अगर ट्रैवल करना चाहे पाकिस्तान तो कर सकती हैं ट्रैवल या नहीं कर सकती? आपके अप्लाई करने से पहले? मेरे अप्लाई मतलब है कि नहीं, मेरे पास तो इंडेफिनिट लीव है। आपके नहीं, मैं वो समझ गया कि आपको इंडेफिनिट लीव मिल गई, वो आपकी डिपेंडेंट थी ना पहले टीयर 4 में। जी हाँ, मेरी तो डिपेंडेंट। आपको 10 साल की बेस पे मिला। जी हाँ, मुझे 10 साल की। ठीक है, मैं समझ गया हूँ जी। और अब आपका क्वेश्चन ये है कि क्या वो ट्रैवल कर सकती हैं, क्योंकि अक्टूबर तक उनकी लीव वैलिड है। अक्टूबर तक उनकी लीव वैलिड है, क्योंकि पहले जो एप्लीकेशन उन्होंने टर्न डाउन किया उसमें अपील ऑफ राइट भी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वैलिड लीव थी। जी, राइट ऑफ अपील जी, वो तो नहीं दिया, तो इसलिए मैं बताता हूँ सर। सबसे पहली बात तो ये कि जो आपने सवाल किया कि पहले उनको रिफ्यूज किया गया इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के ऊपर, देखिए सिंपल बात देखने वाली ये है, आपका कॉलेज जहां से आप वो टेस्ट करते हैं वो कॉलेज आपको बहुत बेहतर इंफॉर्मेशन दे सकता है। अब होता क्या है कि CEFR जो उन्होंने बनाया हुआ है, वो काउंसिल ऑफ यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ आई डोंट नो, जो भी बुलाया वो, अब मुझे सख्त बुरा लगता है वो, उसके अंदर उन्होंने ये चीज कही हुई है, B1 लेवल है, C1 लेवल है, A1 लेवल है, क्या कौन सी चीज है, उसको उन्होंने टाइम आफ्टर टाइम चेंज करते रहते हैं, उसको साथ साथ आगे बढ़ाते रहते हैं। आपको ये देखना है, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट के तौर पे अप्लाई करें तो आपको कौन सा लेवल होना चाहिए, अगर आप स्पाउस के वीजा अप्लाई करें तो उस पर कौन सा लेवल होना चाहिए। जो आपका कॉलेज है वो आपको उसमें सबसे बेहतर गाइडेंस देता है, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने चेंजेस तो करते रहना है। अब जो कॉलेज है जो कि वैलिडली रजिस्टर्ड है विद द होम ऑफिस, सबसे पहले उस कॉलेज को वो ईमेल जाएगी या वो इंफॉर्मेशन जाएगी कि हमने लेवल चेंज करके अब ये कर दिया। सो अगर आपके कॉलेज की तरफ से वो आपको इंफॉर्मेशन है और कॉन्फर्मेशन है कि वो सारा कुछ सही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, देन दैट शुड बी फाइन। और फिर भी अगर होम ऑफिस आपको रिफ्यूज करता है और कॉलेज की कॉन्फर्मेशन रिटन आपके पास मौजूद है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं आगे। अब राइट ऑफ अपील की जो बात होती है, जब आपने अप्लाई किया इंडेफिनिट लीव के लिए, आपकी वाइफ के पास ऑलरेडी लीव टू रिमेन थी टिल अक्टूबर, सो उसको उन्होंने देखते हुए उनको राइट ऑफ अपील नहीं दिया। अब आप इसको भी देखें तो बड़ी मजे की सूरत हाल बनती है। वो क्या है, आपने अप्लाई किया वाइफ के लिए, या आपकी वाइफ ने अप्लाई किया फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, ये कहते हुए कि जी मेरे हस्बैंड का जो स्टेटस था पहले वो टियर 4 स्टूडेंट का था, अब वो इंडेफिनिट लीव ले चुके हैं। अब अगर आपको इंडेफिनिट लीव मिल गई तो आपके पास अब टियर 4 स्टेटस नहीं है, वो आपकी डिपेंडेंट के तौर पे हैं। अब वो डिपेंडेंट कब होता है, जब कोई मेन एप्लीकेंट होता है। अब मेन एप्लीकेंट का लीव खत्म हो गई तो डिपेंडेंट की भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जानी चाहिए। सो इसमें होना क्या चाहिए था कि आपकी जब आपने एप्लीकेशन की, अगर वो उसको रिफ्यूज करते हैं तो उनको इस चीज को देखना चाहिए था कि आपकी जो लीव टू रिमेन बाकी है वो एज ए स्टूडेंट डिपेंडेंट बाकी है। सो जब स्टूडेंट ही नहीं रहा तो डिपेंडेंट कैसे हो सकता है। सो वो उनको ऑटोमेटिकली कर्टेल करके आपको अपील का राइट देना चाहिए था उसके पास, अगर वो उसको रिफ्यूज करते हैं, लेकिन उन्होंने वो चीज नहीं की। अब कॉन्ट्रडिक्शन की बात आती है जो आपके दूसरे सवाल के साथ आती है। दूसरा सवाल आपका यह है कि क्या वो ट्रैवल कर सकती हैं। अब वो जाती हैं यहां से ट्रैवल करती हैं, फॉर एग्जांपल वो पाकिस्तान गई, वापस आती हैं। अब वापस आते हुए वो एयरपोर्ट पे आके अपना पासपोर्ट दिखाती हैं जिसमें लिखा हुआ है कि वो टियर 4 डिपेंडेंट है, या वो कार्ड दिखाती हैं टियर 4 डिपेंडेंट। अब उनसे पूछा जाएगा, अच्छा जी आप डिपेंडेंट अपने हस्बैंड की हैं? जी। हस्बैंड आपके कॉलेज में पढ़ रहे हैं? जी नहीं। क्या स्टेटस है उनका? अब वो इंडेफिनिट लीव होल्डर हैं। तो फिर आप ये डिपेंडेंट कैसे बन गई? तो उनको प्रॉब्लम डाल सकते हैं वहां पे। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन की बात है कि एक तरफ उनको एयरपोर्ट पे अगर वो आती हैं तो उनको वो तंग करेंगे उस चीज के ऊपर कि जी आपके हस्बैंड का अब स्टेटस नहीं है तो आपका भी स्टेटस नहीं है, तो आप किस तरह से इसके ऊपर ट्रैवल कर रही हैं। और दूसरी तरफ जब आपने अप्लाई किया तो उन्होंने आपको राइट ऑफ अपील इसलिए नहीं दिया कि कहते हैं कि जी एग्जिस्टिंग लीव मौजूद है आपके ऊपर। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है जो शो करता है कि कितनी अहमक किस्म के लोग बैठे हुए हैं होम ऑफिस में जो इन चीजों को प्रॉपर्ली नहीं देखते और ना ही इन पॉलिसीज को प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट करते हैं और फिर उस कानून को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट बात ये, मैं जो चीज कहता हूं, नंबर 1 कॉलेज से अपनी कंफर्मेशन लीजिए कि कॉलेज ने जो क्वालिफिकेशन अलाउ की है, जो आपको दी है इंग्लिश लैंग्वेज की, दैट इज द राइट क्वालिफिकेशन अंडर द लॉ। उसके बाद प्रीमियम सर्विस पे जाइए और फिर जाके अप्लाई करें। जहां तक बात है कि जी वो ट्रैवल कर सकती हैं कि नहीं, आई वुड से कि उसको अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप ट्रैवल करते हो, जिस तरह से मैंने आपको बताया, अगर कोई सरफिरा आपको मिल गया इमिग्रेशन ऑफिसर जो आपसे यही सवाल जवाब करने लग गया कि अच्छा जी आपका तो स्टूडेंट स्टेटस है ही नहीं, आप तो स्टूडेंट डिपेंडेंट हैं, तो जब स्टूडेंट ही नहीं रहा तो आपकी डिपेंडेंसी कहां से बनती है। अगर इस तरह का कोई वो सरफिरा बंदा मिल गया आपको जो वहां लेके बैठ गया तो वो एंट्री में भी आपको मसला डालेंगे। अदरवाइज हो सकता है किसी और के पास आप आए जो कि इतना मसला ना बनाना चाहते हो, तो आपको आराम से आने दे कि हाँ ठीक है, आप उनको आके बताएं। कॉमन सेंस की बात अब यहां पर आती है कि जी मैं अपने हस्बैंड की डिपेंडेंट थी, हस्बैंड को इंडेफिनिट लीव मिल गई, मुझे ट्रैवल करना था, मैंने ट्रैवल किया, मैं वापस आई हूं, अब मैंने आके अपना स्टूडेंट डिपेंडेंट स्टेटस चेंज करके स्पाउस का वीजा लेना है, सो मैं उसके लिए आ गई हूं। बट
जिसका मैं हमेशा कहता हूं, कोई पता नहीं कि आपको कौन मिलता है, कैसा बंदा मिलता है, कैसा उसका दिन गुजर रहा है और वो कैसा आपके साथ बर्ताव करेगा। लेकिन कानूनन अगर देखा जाए, ट्रैवल टू द यूके में भी आपको मसला होगा दोबारा अगर वो वापस आती हैं। और जो इंग्लिश लैंग्वेज वाली बात है, जो कवर लेटर वाली बात है, कवर लेटर के अंदर सारा एक्सप्लेन करें कि पहले क्या हुआ, उसमें एक्सप्लेन करें कि जी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आपका सही है, उसको उन्होंने कॉलेज ने सही तरह से कंफर्म किया है, कॉलेज से कंफर्मेशन का लेटर साथ लगाइए। और जो एप्लीकेशन के अंदर जहां सवाल होता है कि आपने पहले कहीं अप्लाई किया कि नहीं, बिल्कुल तमाम इंफॉर्मेशन सही सही दीजिए उसमें। मैंने एक दफा पहले जिक्र किया था, नवीद पाकिस्तान केस का नाम है, 2012 का केस है जिसके अंदर उन्होंने फेयरनेस के ऊपर बात की। फेयरनेस क्या होती है वो उन्होंने उस एप्लीकेशन के अंदर, उस सारी अपील के अंदर क्वेश्चन ये था कि 39 पेजेस का फॉर्म था जिसको उन्होंने फिल किया एप्लीकेंट साहब ने। अब 39 पेजेस अच्छा खासा लंबा फॉर्म बन जाता है और क्वेश्चंस ऊपर नीचे, ये ठीक नहीं तो यहां जाओ, ये नहीं तो यहां जाओ, यहां नहीं तो इधर जाओ। अब हर बंदा उसको फॉलो नहीं कर सकता, ठीक है, हम लोग वकीलों को आदत बन जाती है, हम रोज कर रहे होते हैं चीजें, हमारे लिए मसला नहीं होता। लेकिन एक बंदा जो नहीं जानता है चीजों को, वो गलतियां कर सकता है बीच में। सो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो, मेक श्योर कि उसमें हर सवाल का आप सही तरह से जवाब दें, एक्यूरेट जवाब दें। बिकॉज उस केस के अंदर बाकी हर तरह से उन्होंने, होम ऑफिस ने कोई वो जिसे कहते हैं ना कोई चीज नहीं छोड़ी थी उसको रिफ्यूज करने के लिए। लेकिन फायदा उसको क्या हुआ बंदे का, क्योंकि उसने एप्लीकेशन फॉर्म सही तरह फिलअप किया था, तमाम इंफॉर्मेशन उसने उसमें दी थी। और जो इंफॉर्मेशन नहीं मांगी गई थी उस फॉर्म के अंदर, होम ऑफिस ने जब वो इंफॉर्मेशन मांगने की कोशिश की तो उसके ऊपर फेयरनेस के पॉइंट पे उसको केस को उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, उसकी होम ऑफिस के केस को रिजेक्ट कर दिया। सो आपको जो मैं चीज ये सब इसलिए बता रहा हूं कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, अपनी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट दें, क्योंकि कल को आप उस एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के ऊपर लड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन होगी तो आपके ऊपर पैराग्राफ 320 लग जाएगा और आप उस पर फाइट करने जोगे भी नहीं रहेंगे। ऑलराइट जी, आई होप आपको इन डिटेल जवाब मिल गया। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम। अली भाई, मेरे 2-3 छोटे से सवाल हैं। मुझे मेरी वालदा को और छोटे बहन भाइयों को यहाँ पे असाइलम मिला था, तो उस वक्त मैं पाकिस्तान में ही था, तो मैंने दोबारा इधर आके ज्वाइन किया, तो मैंने भी असाइलम की एप्लीकेशन यहाँ पे आके की, तो उन्होंने रिफ्यूज की। बाद में अभी मेरी अपील अलाउ हो गई है, तो वर्किंग डेज भी गुजर गए हैं जो होम ऑफिस के होते हैं। ठीक, तो अब मैं जानना चाह रहा हूँ, जो उन्होंने अभी, क्योंकि उसमें सिर्फ असाइलम नहीं था, ये भी था, ह्यूमन राइट्स पे भी था कि मतलब मैं फैमिली से परमानेंटली अलहदा ना कर दिया जाऊँ, मुझे अकेला ना रखा जाए पाकिस्तान में। तो अपील मतलब इस तरह से अलाउ हुई, तो उन्होंने ये लिखा है कि द अपील इज अलाउड अंडर द क्वालिफिकेशन डायरेक्टिव और द अपील इज अलाउड ऑन ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे वो कौन सी लीव देंगे, और इसके बाद ये है कि ये लीव देने में वो कितना टाइम लगाएंगे, आगे इसका क्या प्रोसीजर है। और एक और सवाल मेरा ये है कि मैं अब किसी और शहर में जो है वो जाके रहना चाहता हूँ, तो अगर मैं कोई बेनिफिट लेता हूँ, हाउसिंग बेनिफिट लेता हूँ या कोई मैं जॉब सीकर अलाउंस लेता हूँ, तो मुझे उस पर वो जब दोबारा डिस्क्रिशनरी अगर इस पे देते हैं मुझे, तो जब मैं दोबारा लूँगा तो उस पर मेरे लिए वो क्या कोई प्रॉब्लम होगा, या अगर मैं शादी करता हूँ तो वो क्या मुझे ये कह सकते हैं कि तुमने शादी क्यों की, क्योंकि तुम तो अपनी ये यहाँ पे फैमिली के साथ जो है वो रहने वाले थे, तो कोई इस तरह से कोई बात हो सकती है इसमें? ओके, चलो मैं बताता हूँ जी। देखिए, जो आपने सिचुएशन बताई, अब जो मैं इससे समझा हूँ आपके फैक्ट्स को, वो ये है कि आपके पेरेंट्स आए, आपके बहन भाई यहाँ पर आए, उन्होंने आके असालम अप्लाई किया, उनको असालम मिल गया, आप उसमें ज्वाइन नहीं हो सके प्रिज्यूमेबली बिकॉज आपकी एज ज़्यादा थी। अब आप वापस आए हैं यहाँ पे, आपने ज्वाइन किया उनको, आपने आके खुद असालम कर दिया, और क्योंकि आप 18 साल से ऊपर की एज के हैं, तो आपका असालम क्लेम अलहदा सुना गया और अलहदा कंसिडर किया गया। अब उसको उन्होंने अलाउ कर दिया अपील को। अब पहली बात तो ये कि आप निहायत बेसब्रे हो रहे हैं कि जी मुझे अभी बताओ कि कितने दिन गुजरे हैं और मुझे क्या लीव मिलेगी और क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा। देखिए, अभी अपील का टाइम गुजरा है, आप कह रहे हैं कि जी उनके जो वर्किंग डेज होते हैं वो 5 वर्किंग डेज गुजर गए हैं, 5 वर्किंग डेज गुजर गए हैं, हो सकता है उन्होंने बीच में अपील कर दी हो और अभी आपको कोई ना कोई फिर भी नोटिस आ जाए। सो इतना सांस रोक के उसका इंतजार मत करें। मैं हमेशा ही कहता हूं, जितना ज्यादा अपनी उम्मीद को बढ़ाओगे ना आप, उतना कई दफा बंदा बुरी तरह से गिरता है। सो रिलैक्स करें, आराम से जहां इतनी देर इंतजार किया, थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। जहां तक लीव मिलने की बात है कि कौन सी लीव मिलेगी, कितनी देर की मिलेगी, आपको, मुझे जो लगता है वो यही कि आपको डिस्क्रेशनरी लीव मिलेगी। डिस्क्रेशनरी लीव आपको 3 साल की आमतौर पे देते हैं, वो हो सकता है वो 2 साल की दे दें, हो सकता है वो आपको 5 साल की दे दें, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है।
लेकिन अगर आपको डिस्क्रिप्शन लीव दे दी जाती है, उसके बाद कल को आप शादी करना चाहते हो, बेनिफिट्स लेना चाहते हो, वो सब कुछ अलाउड है आपको, उसमें कोई वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं कि आप नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच रहे हो कि जी मैं शादी करूंगा, तो वो कहेंगे कि जी आपने तो अपनी फैमिली लाइफ की बेस पे किया था अप्लाई, ये था वो था, आपको हम किस तरह से करेंगे। अब गौर से सुनिए इस बात को। अभी जो आपको स्टेटस दिया गया वो आपके आर्टिकल 8 के ऊपर दिया गया कि जी आप फैमिली के साथ क्लोज हो, इस फैमिली की बेस पे आपको यहाँ पे फैमिली लाइफ की बेस पे आपको यहाँ पे स्टेटस दिया जाए। अब ये तो स्टेटस लेट्स से होपफुली इंशाल्लाह आपको मिल जाता है। अब बात आती है 3 साल बाद क्या होगा। अब आपने स्टेटस लेते ही बेनिफिट्स भी ले लिए, आपने शादी भी कर ली, आप किसी और शहर मूव भी हो गए, यानी अपनी फैमिली को बिल्कुल आपने साइड पे लगा दिया स्टेटस लेते ही। कल को जब आपके 3 साल कंप्लीट होते हैं और आप अप्लाई करना चाहते हो फॉर एक्सटेंशन ऑफ स्टे, अब उस वक्त आपको क्या दिखाना है कि आपके सर्कमस्टांसेस जो पहले थे उसी तरह के सर्कमस्टांसेस में आप अभी भी हैं। जरूरी नहीं कि आइडेंटिकल हो, आपने उस वक्त भी ये चीज प्रूव करनी है कि पहले भी आप एक्सेप्शनल कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस में थे और अभी भी आपको उसी के अंदर रहना है जिसकी वजह से आपको डिस्क्रिप्शन लीव मिलनी चाहिए। अब पहले आपने अप्लाई किया अपनी फैमिली के साथ, भाई बहन के साथ, माँ बाप के साथ। अब आप सेकंड टाइम जब अप्लाई करोगे, हो सकता है शादी आपने कर ली हो, आपके बच्चे हो चुके हों, अब वाइफ आपकी हो सकता है ब्रिटिश हो यहाँ पे, आप उसकी बेस पे जब अप्लाई करते हो तो आप कहते हो कि जी देखो मेरी फैमिली लाइफ चल रही है, हमने एस्टैब्लिश कर ली अपनी फैमिली लाइफ यहाँ पे और मुझे इस बेस पे दिया जाए, तो आपका उस बेस पे भी काम हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन जब आपने अप्लाई करना है उससे पहले आपके क्या सर्कमस्टांसेस रहे हैं, उसके ऊपर सारी बात बनती है। ओके सो मेरा मशवरा यही है कि जी अभी आप पहले इंतजार करें, देखिए अपना स्टेटस आने दें, जब आपका स्टेटस आ जाता है फिर उसके मुताबिक आगे फैसले कीजिएगा। जहां तक बेनिफिट्स की बात है, बेनिफिट्स का कोई मसला नहीं है। बेनिफिट्स आपको डिस्क्रिप्शन लीव जब आपको मिलती है तो उसके ऊपर अलाउड होते हैं, ये नहीं कि आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते, ये बेनिफिट्स नहीं ले सकते, आप ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो 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 जी, हेलो हेलो बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अली, मेरा एक सवाल है। मैंने अपनी मम्मी को, बहन को और भाई को स्पॉन्सर किया था विजिट वीजा के लिए। मेरी मम्मी को और बहन को तो विजिट वीजा मिल गया है, पर मेरे जो ब्रदर हैं, ही इज 24 ईयर ओल्ड, उनका वीजा रिजेक्ट हो गया है। अच्छा। तो उस पे फिर हमने अपील की थी इस ग्राउंड्स पे, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है शी इज कम्प्लीटली डिसेबल, राइट। और जो मेरी मम्मी है शी इज 60 ईयर ओल्ड। ऑब्वियसली उनको डायबिटीज है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से बहन के साथ ट्रैवल करने में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो भाई के ये ग्राउंड्स हमने दिए थे कि अगर वो साथ आ जाता तो इट वुड बी मच इजियर फॉर माय मम टू ट्रैवल विद माय सिस्टर। ठीक। लेकिन वो अपील भी एक्चुअली जो है रिजेक्ट हो गई है। अच्छा। तो अब हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा और मैं ही केस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ अपने भाई के लिए। तो मुझे थोड़ा आप आइडिया देंगे कि कोर्ट में क्या हो सकता है, कितने चांसेस हैं और मतलब क्या हो सकता है, अगर आप मुझे प्लीज एक्सप्लेन कर दें। अभी आप मुझे ये बताइए, आपने कहा कि आपकी अपील रिजेक्ट होगी, वो कहां से रिजेक्ट हो गई है? मेरे ख्याल कॉल कट गई। अच्छा चलो मैं आपको इन्फॉर्मेशन सारी बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, जब आप कहते हैं कि अपील रिजेक्ट होगी तो मुझे वो बात समझनी है। मैं समझ रहा हूँ कि अपील रिजेक्ट होने का मतलब है कि आप कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में आपने केस को आर्ग्यू किया है और वहाँ पे केस आपका डिसमिस कर दिया गया है, यानी अपील डिसमिस कर दी गई है बाय द इमिग्रेशन जज। आप जो सिचुएशन बता रहे हैं उसके अंदर आप ये कहना चाहते हैं कि आपके भाई को यहाँ पर अलाउड होना चाहिए आना, क्योंकि वो अपनी सिस्टर को लुक आफ्टर कर सकता है और जब वो विजिट पहले यहाँ पर आएगा तो उसके लिए आसानी होगी, सिस्टर के लिए भी, आपके लिए भी, आपकी मदर के लिए भी और भाई के लिए भी। आपको मेन चीज़ ये याद रखनी है, जब आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी इंटेंशन क्या होती है। वो इंटेंशन देखना चाहते हैं, आपकी टाइज देखना चाहते हैं अपनी कंट्री के साथ, ये देखना चाहते हैं कि क्या आप वापस चले जाएंगे या आप यहाँ पर रुक जाएंगे। अब आपकी सिस्टर और आपकी मदर आती हैं यहाँ पे, अगर भाई उनके साथ आता है और उसके कोई टाइज नहीं आप शो करते पाकिस्तान में, तो फिर प्रॉब्लम वाली बात बनती है, इसलिए वो उसको रिफ्यूज़ करते हैं। अगर आप कहते हैं कि जी देखो भाई का बिजनेस चल रहा है, उसका कोई जॉब चल रहा है, उसकी अपनी फैमिली है, उसका घर है, माँ बाप उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं या बहन उसके ऊपर डिपेंडेंट है, जो सारा खर्चा उठाता है वो उठाता है, वहाँ पे अपने टैक्स के डॉक्यूमेंट साथ लगाए, अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ लगाए, जिससे प्रूव होता हो कि ये बंदा सेटल्ड है यहाँ पे। क्योंकि उनको क्या होता है, जो मसला होता है वो तब कि जब उनको नजर आए कि ये 24-25 साल का बंदा है, ये बाहर जाएगा, कोई टाइज नहीं है, कोई एसेट्स नहीं है, इससे कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई जॉब शॉप नहीं दिखाया गया, कुछ नहीं है ऐसा जो ये शो करे कि वहाँ जाके वापस आ जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर वो रिफ्यूज़ करते हैं। आपके केस में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि आपकी जो सिस्टर है वो
उसको भाई लुक आफ्टर करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई की एक्चुअल क्या टाइज हैं विद पाकिस्तान, सो उसकी बेस पे आपने करना है। दूसरी बात जो आपने कही, जहां पे मुझे थोड़ा सा बात आपकी खटकी है, आपने कहा कि जी अपील पे आप खुद कोर्ट में जाके अपने भाई को रिप्रेजेंट करना चाहती हैं। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं ऑफ कोर्स कर सकती हैं। हम वकीलों के कोई एक्स्ट्रा सींग नहीं लगे होते कि हम कोर्ट में जाके वो कोई काम अच्छा कर सकते हैं। बात सिर्फ ये होती है कि हम केस को जानते हैं, क्योंकि हम कानून को जानते हैं, हम उसको समझते हैं। अगर आप उसकी तमाम इमिग्रेशन रूल्स के रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह समझती हैं और आपको पता है कि कोर्ट में जाके आपने क्या करना है, तो यू विल बी फाइन। मेरा मशवरा यह है कि एक दो दफ़ा कोर्ट में जाके पहले देख लीजिए। अपनी हेयरिंग आने से पहले कोर्ट में जाएं, जाके बैठें, एक दिन गुजारें कोर्ट में। जज को जाके बेशक बता देना कि मेरे भाई की केस लगने वाला है और मैं उसकी एक तैयारी के लिए आई हूँ कि मैं देखूँ कोर्ट में होता क्या है। सो उसमें कोई मसला नहीं है, आप जाके आराम से उसको चेक कर सकते हैं, यू कैन डू दैट। लेकिन मेरा मशवरा हमेशा यही होता है कि जो काम जिसको होता है ना, उसको सूटेबल रहता है, उसको करने दिया करें। अगर डॉक्टर का काम है वो डॉक्टरों वाला, तो वो वही करे तो ज़्यादा बेहतर है। उसी तरह से वकीलों वाला काम अगर कोई वकील कर रहा हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। आपको अगर सब कुछ पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता, किसी चीज़ में कोई शक आता है, तो बजाय से कि आप चांस लें कि जी इतनी देर अपील का इंतज़ार किया, अब कोर्ट गए, कोर्ट जाके एक टेक्निकलिटी पे आपने मार खा ली, जो कि एक वकील को साफ पता होती, तो फिर आप बाद में पछताएंगी कि मैंने क्यों ये टाइम वेस्ट किया और मैंने क्यों ये ऐसे कर लिया, मुझे कोई वकील ही कर लेना चाहिए था, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ये सारा दिन रोज़ाना सुनता हूँ कि जी बस उस वक्त नहीं सोचा, कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था, अब करना है, अब क्या करें। और जब वो आते हैं तो उसका काम काफ़ी ख़राब हो चुका होता है और फिर मुश्किल बन जाती है उसमें। एनीवे, उम्मीद है आपको जवाब समझ आ गया होगा और आप प्रॉपरली इसको कर लेंगे हैंडल। नाज़रीन, अब ब्रेक की तरफ चलते हैं, मिलते हैं ब्रेक से वापस आके थोड़ी सी